हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी थी, डीपीएसपीज पढ़े थे। और पिछली जो क्लास हमारी हुई थी वो शायद हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनकी थी। अब हम उसके अगला जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम भाग 5 को पढ़ने वाले हैं। और भाग 5 में क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी समझेंगे। और आज जो हम भाग 5 में पढ़ेंगे वो हम संघ की विधायिका को पढ़ेंगे, लेकिन और भी चीज़ें इसमें हैं, उनको सर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो बताएंगे। कितने पार्ट इसमें आते हैं सारी चीज़ें बताते हैं। और ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी इतिहास की क्लासें चल रही हैं, मेरी ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं। और इतिहास की क्लासें तो कंप्लीट हो गई हैं, उनकी मैराथन्स भी बना के डाल दी हैं, उनकी पीडीएफ्स भी मैंने उनके डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दिए, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई है, उसके लिंक आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 5। वो भी आपका क्या है, संविधान का जो पार्ट 5 है वो क्या बोलता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसकी लिस्टिंग लेके आया हूँ। अभी इसमें मैं पहले तो पढ़ाने वाला तो कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा क्या पढ़ाऊँ, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसको समझिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखिए, पहले तो पार्ट 5 जो है ये क्या है। पार्ट 5 में केंद्र सरकार की बात की गई, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ना, संघ सरकार है, उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है। जितने भी संघ के आपके सांसद हैं, आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सारी चीज़ें कैग फैग जो भी हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें हमको आज पढ़नी है। और ये जो आपका पार्ट 5 है, इसमें जो है आर्टिकल जो हैं वो आपके सर कितने हैं, 52 से लेके 122 आर्टिकल तक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सर कितने, 52 से लेके 122 आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं। और उनको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है सर, जैसे कि 52 से 78 तक कार्यपालिका को भी देखा जाता है। और 79 से 122 तक आपका क्या है, 79 से 122 तक आपका सर क्या है, 79 से 22 तक आपकी क्या है, संघ की, क्या बोलता हूँ, ये संघ की क्या है सर, संघ की आपकी क्या है, विधायिका। अब यहाँ पे 122 नहीं है, यहाँ पे 122 तो ये आपकी संघ की विधायिका तक है। ये जो आपका केंद्र जो आपका पार्ट 5 है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मुझसे। यहाँ पे जो है मुझसे पता नहीं ऐसी गलतियाँ क्यों हो जाती हैं टाइपिंग में। ये आपका यहाँ तक है, 151 तक है, मतलब कैग तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा छठा अध्याय लागू होगा, मतलब छठा पार्ट हमारा लागू होगा। तो यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा, 52 से लेके 151 तक है। पता नहीं मेरा दिमाग मतलब कहाँ पे था, मैं 52 से 100 मतलब मैं इस पे एडिट कर रहा था, तो यहाँ पे ये पहुँच गया किसी भी तरह से। और ये क्या है, 151 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्यपालिका ये रही, फिर उसके बाद विधायिका है जिसको हम संसद बोलेंगे। उसके बाद आपका क्या है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है वो 123 में मिलती है, वो पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो कि 124 से लेके 147 तक है, उसको देखेंगे। और उसके बाद 148 से 151 तक कैग है, जो कि आपका कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी इसकी क्या है, डिटेलिंग है। अब इसमें जो हम आज पढ़ रहे हैं वो आपका संघ की विधायिका पढ़ रहे हैं, यानी कि संघ की जो क्या है विधायिका जो है, इसको एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, संसद बोलेंगे। तो इसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो संघ की विधायिका को पढ़ रहे हैं, और ये 79 से लेके 122 तक है। यही वाला पॉइंट मैंने उसमें ऐड कर दिया था अनुच्छेद में, और वहाँ पे 52 लिख दिया था, मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया था। अब ये संघ की जो विधायिका है ना सर, ये 152 मतलब 122 तक आपकी मिलती है, 79 से लेके 122 तक ये देखने को मिलती है। और इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं वो लेके आया हूँ। कानून बनाने वाली संस्था होती है, विधायिका को क्या कहते हैं, संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद। सर इसके ये बराबर में सर 79 क्या है, 79 इसका आर्टिकल है सर, 79 क्या है, इसका आर्टिकल है। और ये जो संसद है ये क्या है, ये कानून बनाने वाली एक संस्था होती है, कानून बनाने वाली एक बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और ये ब्रिटेन से ली गई है सर, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। संसद के सर 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के पार्ट कितने हैं, अंग कितने हैं, भाग कितने हैं, तो 3 आपके क्या हैं, आपके क्या हैं, अंग हैं या भाग हैं। लेकिन अगर संसद के आपके सदन पूछे जाएं तो आपके 2 ही सदन हैं। अब वो जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो राष्ट्रपति है, उसके बाद राज्यसभा है, उसके बाद आपका क्या है, लोकसभा है। तो सबसे पहले क्या है आपका, संसद 79 में है, उसके बाद उसमें राज्यसभा है,
उसके बाद 81 में आपकी क्या है, लोकसभा है, और आर्टिकल 52 में आपका क्या है, राष्ट्रपति है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको जब भी हम पढ़ पाएंगे जब हम संसद को पढ़ लेंगे। संसद को अगर एक बार आप समझ गए तब जाके आप राष्ट्रपति का इलेक्शन चुनाव सब करवा पाएंगे, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्या करें क्या ना करें। तो एक बार आपको संसद को पढ़ लेना है, राज्यसभा लोकसभा सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, क्लियर और क्रिस्टल वे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आज आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो भी लोग देख रहे हैं क्लास वो लास्ट तक देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, कि इसमें तो सर ऊपर ऊपर से जा रहा है। ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, सारी चीज़ें दिमाग से होकर ही जाएंगी। तो ये देखिए 3 पार्ट हैं। अब इनमें देखिए ये जो आपका राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में दिया है, ये एक अभिन्न अंग है, मतलब इसको संसद से अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसका मतलब सर क्या होता है, इसका क्या काम है, यहाँ पे इसको ऐड किया गया है। ये संसद है, संसद के आपके ये 3 पार्ट हैं सर। इसका मतलब ये है ये कोई भी कानून अगर बनेगा संसद में तो इन तीनों की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ने भी हलकट कर दिया, एक ने भी कह दिया नहीं तो नहीं, तो कानून नहीं बनेगा। इन तीनों की क्या है, मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई बिल पास होता है तो वो लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। अगर पहले लोकसभा जाएगा तो फिर राज्यसभा जाएगा, अगर पहले राज्यसभा जाएगा तो फिर आपका कहाँ जाएगा, लोकसभा जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। ये PR का मतलब प्रेसिडेंट है, ये अपने सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो बिल आपका एक एक्ट बनेगा, एक अधिनियम बनेगा, एक कानून बनेगा। तो ये इसकी क्या होती है, प्रक्रिया होती है सर। अब ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हाई आपका क्या है, सदन बोला जाता है। और आपका क्या है, जो इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है। एक तो ये पहला सदन नहीं है, देखिए जो उच्च है वही द्वितीय है, जो उच्च सदन है वही आपका क्या है, द्वितीय है। और बूढ़ों का सदन है, इसमें जो है ओल्ड, मतलब इसमें आपको बूढ़ों का सदन कैसे, क्योंकि इसमें जो आपका एज ली जाती है वो 30 साल के व्यक्ति इसमें क्या है, चुनाव आपके लड़के आते हैं या निर्वाचित होके आते हैं। इसमें आपका क्या है 25 साल के, तो ये आपका क्या है, ये बूढ़ों का सदन है। और ये अप्रत्यक्ष सदन है, इसकी जो वोटिंग होती है सर वो इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। और हम इसको बताएंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे इनडायरेक्टली वोटिंग इसकी कैसे होती है, वो भी हम समझेंगे। और जो लोकसभा है सर वो निम्न सदन है, और निम्न है तो प्रथम है। मैं इसको कैसे याद रख पाता हूँ कि प्रथम कौन सा है सर, देखिए 81 इसमें आ रहा है, लोकसभा के आर्टिकल क्या है, 81 है। 81 में एक है तो मतलब प्रथम सदन है, और प्रथम है तो उसी को निम्न हमने कर दिया। जो पहला है वही तो निम्न होगा, दूसरा वो तो उच्च हो जाएगा। और ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सर क्यों है, ये इसमें एक तो बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, राज्यसभा से ज़्यादा आपके सदस्य होते हैं इसमें लोकसभा में। और ये लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसका जो चुनाव होता है ना वो इनडायरेक्टली नहीं होता है, इसका डायरेक्टली चुनाव होता है। तो लोग इससे रूबरू भी होते हैं अपने नेता से। तो ये क्या होता है, ये एक क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष सदन भी होता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ये लोकसभा मेंबर आपके आते हैं। अब भारतीय जो संसद है, जो हम संसद पढ़ रहे हैं ना, तो भारतीय संसद आपकी कैसी है, 2 सदनीय है। एक तो इसमें राज्यसभा है, एक आपकी क्या है, लोकसभा है। और ये जो 2 सदनीय संसद का कॉन्सेप्ट है ये 1935 के अधिनियम से आपका लिया गया है। तो ये आप याद रखना, ये कहाँ से आपका क्या लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आगे बढ़ते हैं तो और भी चीज़ें पढ़ते हैं। अब ब्रिटिश संसद क्या है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारी संसद ब्रिटिश से ली गई है। और ब्रिटिश संसद जो है वो विश्व की सभी संसदों की जननी है। क्या है, विश्व की सभी संसदों की जननी आपकी कौन है, ब्रिटिश संसद। आपकी सभी जितनी भी आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी संसद हैं, पार्लियामेंट हैं, उन सभी संसदों का जन्म ब्रिटेन से हुआ है। और ये संसद शब्द जो है ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस से आपका संसद आपका शब्द आया है। और अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं सर, क्या कहते हैं, अमेरिका में जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। संसद में क्या कहते हैं, उसको कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ पे मैं 2 कैटेगरीज लेके आया हूँ, एक तो आपकी क्या है ब्रिटिश की, एक आपकी क्या है अमेरिका की। जब भी आपको कहीं तुलना करना रहेगा ना तो आपको देखना ब्रिटेन मिलेगा, अमेरिका मिलेगा और कंट्री भारत मिलेगा। अगर भारत किसी से तुलना कर रहा है तो ब्रिटेन, अमेरिका और भारत से ही आपकी तुलना उनकी होती है ज़्यादातर। आप कहीं भी देखना, जैसे कि आप वो देखेंगे ना, आप जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तब उसमें आपको मैं बताऊंगा। अब ब्रिटिश संसद देखिए, ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश संसद जो है इसमें भी 2 सदन है। एक आपका हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक आपका क्या है, हाउस ऑफ कॉमन है।
इसमें हाउस ऑफ जो लॉर्ड है वही उच्च है, जो लॉर्ड है वो उच्च है, और जो कॉमन है वो निम्न है। और जो उच्च है उसी को राज्यसभा कहा गया है, और जो निम्न है उसी को लोकसभा कहा गया है। ऐसा ही आपका अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। जो सीनेट होता है, यहाँ पे सदन एक क्या होता है, सीनेट, और सीनेट को उच्च सदन बोला जाता है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको निम्न सदन बोला जाता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, लोकसभा, ये आपका क्या हो गया, राज्यसभा। और भारत में जो है आपके, एक आपकी राज्यसभा है, एक आपकी लोकसभा है। तो ये आपके क्या हैं, उच्च और आपके निम्न सदन हैं। ये अमेरिका का थोड़ा और ब्रिटेन का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। अब हम बढ़ते हैं, जो राज्यसभा है और लोकसभा है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ से आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, पूरी सारी की सारी चीज़ें क्लियर और क्रिस्टल हो जाएंगी कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, कैसे आपको समझना है, इनकी सीटें क्या हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी राज्यसभा है और जो आपकी लोकसभा है, मैं दोनों को एक साथ पैरेलल लेके आया हूँ ताकि एक ही बार में दोनों चीज़ों को समझा सकूँ। तो यहाँ पे इनकी सीटों की बात करते हैं। यहाँ पे इनकी अधिकतम सीटें जो हैं वो 250 होती हैं राज्यसभा की, लेकिन वर्तमान जो सीटें हैं वो 245 हैं। अब जब ये 250 होती हैं तो इसमें 12 लोग मनोनीत होते हैं और 238 निर्वाचित होते हैं। सेम टू सेम बात है सर। और यही सेम टू सेम बात यहाँ पे 12 लोग मनोनीत होंगे, और जब 12 लोग मनोनीत होंगे तो बचे कितने, 233, ये आपके क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और ये कहाँ से निर्वाचित होंगे सर, ये निर्वाचित 8 तो आपके केंद्र से होंगे और 225 आपके कहाँ से होंगे, राज्यों से होंगे। और जो 8 केंद्रों से होंगे सर वो कौन कौन से केंद्र हैं, 3 आपके दिल्ली से होंगे, 1 आपका पुडुचेरी से और 4 आपका जम्मू कश्मीर से। तो 3 आपके दिल्ली से आएंगे आपके राज्यसभा सांसद, और 1 आपका पुडुचेरी से, और आपके 4 जम्मू कश्मीर से आएंगे। तो ये आपका क्या है, राज्यसभा का मामला है। तो राज्यसभा का आपका ये रहा मामला। अब राज्यसभा में 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं आपके राज्यसभा में। और ये मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मैं आपको बताऊंगा जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये मनोनीत होते हैं। अब इधर देखिए आप लोकसभा की तरफ। लोकसभा में आपका क्या है, अधिकतम आपके 550 हैं। पहले 552 होते थे, 2 आपके हटा दिए गए थे। वो मैं आपको बताऊंगा जब लोकसभा को पढ़ाऊंगा, तभी आपको बताऊंगा कि कैसे वो हटे थे। अब ये क्या है, 2 आपके क्या है, यहाँ पे 550 आपके अधिकतम है। वर्तमान में आपके कितने हैं, 500 आपके कितने हैं, 43 आपके क्या हैं वर्तमान में आपके इसके सदस्य 543 हैं। अगर 550 होते हैं तो 20 आपके केंद्र से आते हैं और 530 आपके राज्यों से। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, 19 आपके केंद्रों से आ रहे हैं और 524 आपके कहाँ से आ रहे हैं, राज्यों से आ रहे हैं। अब ये जो आ रहे हैं इनमें क्या है, जो केंद्र से आपके 19 आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, उसमें 7 आपके दिल्ली से हैं आपके लोकसभा सांसद, 5 आपके जम्मू कश्मीर से हैं, 1 आपका लद्दाख से और 6 आपके अन्य आपके हैं। सर वो 6 अन्य कौन से हैं सर, वो 6 जो अन्य हैं सर वो आपके क्या हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, जैसे कि आपका दादर नगर हवेली है, इन सबसे एक एक आ रहा है। देखिए चंडीगढ़ से भी एक है, दादर नगर हवेली से भी एक है, और अंडमान निकोबार से भी एक है, पुदुचेरी से भी एक है, लक्षद्वीप से भी एक है, दमन एंड दीव से भी एक है। तो इन सारे क्षेत्रों से आपका एक एक आ रहा है। एक तरीके से आप देखें तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से क्या किया गया है, इनको लिया गया है। सभी से आपका क्या है, लिया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी ली गई हैं। और दमन व दीव और दादर नगर हवेली को तो अब एक ही कर दिया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये आपको कंफ्यूजिंग भी कर सकता है सर। यहाँ पे 6 तो राज्य आपके ये हो गए, एक आपका ये, एक आपका ये 9 आपके केंद्र शासित आपने बना दिए सर। 9 नहीं है, वो आपके 8 ही रहेंगे। बस ये जो दादर नगर हवेली और दमन व दीव ये एक ही में है। फिलहाल यहाँ से एक एक सीट आती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और लोकसभा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोकसभा को समझते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में फंसा दे। अगर आपने मेरे साथ सही से पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको क्लियर करा दूंगा। लोकसभा को सबसे पहले पढ़ते हैं, बाद में हम राज्यसभा पढ़ेंगे। आर्टिकल 81 में इसका जिक्र मिलता है हमको। आर्टिकल 81
लोकसभा के बारे में बात करता है और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल। और ये नाम इसका 1954 तक रहा। 1954 तक यही नाम इसका चलता रहा। बाद में इसके नाम में चेंजिंग आई थी। लोकसभा आपका क्या है? प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और कैसा है? प्रत्यक्ष सदन है। ये अस्थायी भी है सर। कैसा है? अस्थायी। मतलब सर क्या हुआ? ये भंग भी हो जाता है, ये कभी भी आपका क्या है? डिजोल्व भी हो जाता है, या इसका जो है इस्तीफा भी दिया जा सकता है। इसको किसी भी टाइम जो है इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है। तो ये प्रथम सदन तो है ही है। अब इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था सर, वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। जो हमारी पहली लोकसभा गठित हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। और लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। कब? 17 अप्रैल को पहली गठित होती है और 13 मई को ये पहली इसकी क्या होती है? बैठक होती है। लोकसभा की पहली बैठक आपकी होती है। अब प्रथम लोकसभा जो बनी थी वो 1952 से लेके 1957 तक रही होगी। तो प्रथम लोकसभा आपकी 1952 से लेके 57 तक थी। और जो वर्तमान लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है और ये 2019 से लेके 24 तक है। और 18वीं जो लोकसभा आएगी उसके चुनाव 2024 में होंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे। अब इसमें क्या है? लोकसभा जो चुनाव आता है तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा जब चुनाव होता है तो इसकी सूचना कौन जारी करता है? इसकी अधिसूचना मतलब लोकसभा चुनाव होने वाला है और होने वाला भी है। लोकसभा चुनाव जब होता है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? 2024 में जब होगा, ये 2024 ही चल रही है तो अब ये चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव जब होंगे तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? भारत का चुनाव आयोग इसको क्या है? जारी करेगा। भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका अधिसूचना मतलब इसकी पूरी लिस्टिंग बनाएगा। कब होंगे, कैसे होंगे, किस चरण में होंगे, सारी चीज़ें यही जारी करेगा। और ये बात आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलती है। 324 आर्टिकल आपका भारत का चुनाव आयोग को जाता है। इसमें ये नामांकन करेगा, वोटिंग कराएगा, मतगणना कराएगा, सारी चीज़ें यही कराएगा। कौन? भारत का चुनाव आयोग। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हैं तो वो कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग कराता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो बहुमतवादी व्यवस्था पर होता है। किसके द्वारा होता है सर? बहुमतवादी व्यवस्था। बहुमतवादी व्यवस्था सर कैसी होती है? जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही आपका क्या है? पीएम बनेगा, वही आपका जीतेगा। अब इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये आपका टर्म हूबहू आपका क्या है? लक्ष्मीकांत में मिलता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका सर क्या मतलब है? इसका यही सीधा सीधा मतलब है बहुमतवादी व्यवस्था है, जिसके ज़्यादा वोट हैं वही आपका क्या है? जीतेगा। ये बात है। अब इसके बारे में पढ़ने, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में वर्णन करता है आपका आर्टिकल 84। और इसमें जो आपकी योग्यता है वो इसकी जो न्यूनतम एज है वो आपकी कितनी है? 25 वर्ष है। बाकी आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें उसमें मिलती हैं। और लाभ के पद पर ऐसी बातें ये लोग करते हैं कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद का जो जिक्र है वो पूरी तरह से इसमें संविधान में नहीं दिया गया। कौन सा लाभ का पद इनके लिए है, मतलब क्लियर और क्रिस्टल नहीं किया गया है। बस लाभ का पद नहीं होना चाहिए ऐसा इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 84 में जो आपकी योग्यता है वो क्या है? 25 वर्ष। यही आपका पूछा जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इसकी पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 84 में क्या है? सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात किया है। अब यहाँ पे देखिए हम सीरियल वाइज क्लोज वो आर्टिकल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो हमारे आर्टिकल अपने आप, आर्टिकल की मैं एक अलग से वो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे आर्टिकल आपके होंगे। एक के बाद एक आपका आर्टिकल होगा, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपके फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? इसकी जो आर्टिकल 84 है ये योग्यता के बारे में बात करता है। और जो लोकसभा का जो चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है, कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज 25 साल तो होनी ही चाहिए। और क्या है? कुल डाले गए वैध मतों का मतलब जो भी वोटिंग पड़ती है ना, तो कुल अगर कोई भी लोकसभा चुनाव मतलब लड़ता है और जो भी वोट आपके पड़ते हैं ना, वोट पड़ते हैं तो उनके में वैध वोट भी होते हैं, कुछ आपके
अवैध भी वोट होते हैं। तो जो वैध वोट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1/6 प्राप्त कर लेता है, मतलब कि अगर 600 वोट आपके पड़े हैं और 600 वोट में से अगर कोई व्यक्ति 100 वोट प्राप्त कर लेता है, तो अगर उसने 100 वोट प्राप्त कर लिए, 1/6 वोट अगर उसने प्राप्त कर लिए, तो उस व्यक्ति की जो जमानत राशि है वो 25,000 जो इसमें जमानत लगती है, तो वो आपकी क्या है, वापस हो जाती है। ये सर क्या होती है जमानत, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति नामांकन कराता है तो उसकी नामांकन फीस पड़ती है। जैसे चुनाव के लिए आपका क्या होगा, नामांकन होता है, तो नामांकन में आपकी क्या होती है, फीस लगती है, 25,000 फीस लगती है एक लोकसभा सदस्य की। मतलब कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो जमानत उसकी वो होती है, वो उसकी मतलब एक तरीके से होती नहीं है, आपको क्या कहते हैं, रिफंडेबल कह देते हैं लोग, तो वो उस तरह से ये क्या होती है, लगती है जमानत, नामांकन फीस। अगर आप 1/6 प्राप्त कर लेते हो तो आपकी ये वापस हो जाती है। और आर्टिकल 101 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो एक जगह से नहीं, 2 जगह से आपका चुनाव लड़ सकता है। 2 जगह से, अगर चाहे 2 से भी लड़ सकता है, 3 से भी लड़ सकता है। तो और अगर ऐसा होता है सर, अगर ऐसा होता है, अगर उसने 2 जगह से चुनाव लड़ा और 2 जगह से चुनाव लड़ने के बाद जब वो दोनों जगह से जीत गया, दोनों जगह से जीत गया, तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। एक ही सीट पे वो अपना दावा कर सकता है, एक अपनी सीट छोड़ेगा, और जो वो सीट छोड़ देगा वो सीट खाली हो जाएगी। उस सीट के लिए फिर क्या होगा, उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर वो दोनों जगह से जीत गया और उसको एक सीट छोड़नी होगी, अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दोनों सीट उसकी कैंसिल हो जाएंगी। और ये सीटें कौन उसकी कैंसिल करेगा, ये लोकसभा स्पीकर उसकी सीटें कैंसिल कर देगा, उसको निरस्त कर देगा कि आपने मतलब दोनों ही आपकी चली जाएंगी फिर सीटें। मतलब एक आपको छोड़नी पड़ेगी, आप कोई सी भी छोड़ सकते हैं, एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी अगर 2 जगह से आप जीतते हैं तो। आर्टिकल 326 आर्टिकल है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आर्टिकल 326 जिसमें क्या कहा गया है, वोट डालने की आयु के बारे में बात की गई है। और वोट डालने की जो मतलब वोटर्स की जो आयु है वो आपकी कितनी है, 18 वर्ष है। और ये जो 18 वर्ष है सर, ये 61वें संविधान संशोधन, 61वें अमेंडमेंट जो एक्ट आया था 1989 में, कहीं कहीं पे ये 88 में मिलता है, ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था। इसमें वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 1989 से पहले ये वोट डालने की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 साल का व्यक्ति वोट डाल पाता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, तब से ये आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई है। और आर्टिकल 83(2) मतलब जो आर्टिकल आपका 83 है ना, चाहे आप 83(2) बोल लें, चाहे आप 83 ही पढ़ लें, तब भी आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल दिया गया, मतलब लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो लोकसभा का वैसे तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा, कभी भी आपका क्या है, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। कोई भी अगर लोकसभा मेंबर बनता है तो उसका 5 साल तक वो रहता है। आपातकाल में क्या होता है, इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं एक बार में 2 वर्ष कर दिया, चलो 2 वर्ष बढ़ा देते हैं, नहीं, एक बार में सिर्फ 1 बार। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर 1 बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 ही बार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और ऐसा अभी तक 1 बार हुआ है, 5वीं लोकसभा में ऐसा हुआ था, 1971 से लेके 77 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया था। 1971 से लेके 77 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया था। तो ये 5वीं लोकसभा थी जब ऐसा किया गया था। लोकसभा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब लोकसभा क्षेत्र जो है ना, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है किस आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मतलब एरिया के आधार पे, तो वो आपका क्या है, लद्दाख है। लेकिन अगर आपका लोकसभा क्षेत्र जनसंख्या के आधार पे बोला जाए तो मल्काजगिरी आपका एक क्षेत्र पड़ता है तेलंगाना में। मतलब वो जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा आपके लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा वोट वहीं पे पड़ते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा आपका एरिया वाइज देखा जाए तो आपका लद्दाख है। अब आर्टिकल 85(2)(b), आर्टिकल 85(2)(b),
अगर आप दो भी नहीं कर पाते हैं तो आप आर्टिकल 85 पढ़ लीजिए बस। आर्टिकल 85 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 85 में क्या है कि वो लोकसभा को उससे पहले भी भंग कर सकता है। किससे पहले सर? उसके टाइम से पहले भी भंग कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। और जो आपका ये वाला था, एक मिनट में यहाँ पे एक चीज़, ये वाली जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी, ये आपकी कब की गई थी? यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, मतलब 1 वर्ष बढ़ाया गया था। और ये कब? 1971 से 77 तक किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब फिर से ये 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था। फिर से आपका ये वही हो गया था और आज भी वही चल रहा है। अब आर्टिकल आपका क्या है? 100 है, 100 है, 103। इसमें क्या कहा गया है? कोरम की बात की गई है। क्या? कोरम। कोरम आपने सुना होगा, एक शब्द होता है कोरम। सर ये कोरम क्या होता है? कोरम क्या होता है, जैसे कि पहले आपको पढ़ाई देता हूँ क्या है कोरम। कुल सदस्य का 1/10 होता है। कुल सदस्य का 1/10 होता है लोकसभा में। जैसे कि लोकसभा है और लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, मान लिया कि 550 आपके मेंबर्स हैं। कितने हैं? 550 मेंबर आपके लोकसभा में हैं और टोटल आपके इतने हैं। अब लोकसभा की एक बैठक बुलानी है और वो मेंबर उतने आ नहीं रहे हैं, तो लोकसभा मेंबर क्या देखेगा? लोकसभा जो अध्यक्ष है वो देखेगा क्या 1/10 मतलब 550 का 1/10 आपके क्या हैं, मतलब ये जीरो से ये जीरो कटा तो कितने बचे? 55। क्या 55 मेंबर आपके हो पा रहे हैं? और इसमें लोकसभा जो अध्यक्ष है वो भी शामिल होगा। लोकसभा स्पीकर सहित अगर 55 मेंबर हो रहे हैं तो लोकसभा की बैठक बुलाई जा सकती है, लोकसभा की क्या है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो 1/10 होना यही आपका क्या कहलाता है? कोरम कहलाता है। मतलब कोरम के अभाव में लोकसभा की जो बैठक है वो निरस्त हो जाती है, नहीं होती है। तो ये होना चाहिए। और यही सारा चीज़, मतलब यही 1/10 जो है ये विपक्षी दल के लिए भी लागू होता है। अगर कोई भी विपक्षी दल बनना चाहता है तो उसके पास भी कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। कोई भी अगर मतलब जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है, जैसे कि आपका क्या है बीजेपी है, और बीजेपी का जो विपक्षी दल है वो आपका कौन सा है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस के पास अगर 1/10 आपके हैं, मतलब 555 होता है ना, तो उसका अगर 110 सीट 1/10 सीटें हैं तभी वो आपका क्या है विपक्षी कहलाएगा, वरना वो विपक्षी नहीं रहेगा। तो विपक्षी होने के लिए आपको 1/10 सीटें चाहिए होती हैं, सदस्य चाहिए होते हैं, तब आप विपक्षी बन पाते हैं। तो ये आपका क्या है, इसका कोरम और विपक्षी दल का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल 100 के 4 में बात क्या की गई है? कोरम अगर कम है, मतलब कोरम की संख्या अगर कम है तो क्या होगा? कोरम की संख्या कम होने पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को स्थगित कर देगा, एडजर्न कर देगा, ख़त्म कर देगा कि वो अब बैठक हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोरम ही नहीं है। या ऐसा एक क्या है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी प्रक्रिया है। इसमें अगर कोरम में ऐसा नहीं होता है तो ऐसा मतलब बैठक रद्द हो जाएगी। अब ये जो कोरम है इसमें तो बैठक रद्द करने की बात की गई है अगर नहीं पूरा हो पाता है। एक और चीज़ है, अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया गया, मतलब बैठक अब अनिश्चित काल के लिए, पता ही नहीं कब आपकी बैठक होगी, मतलब कोई पता नहीं है, तो उसको साइन डाई कहते हैं। अगर लोकसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए आपकी स्थगित होती है तो उस बात को साइन डाई कहते हैं, उस घटना को साइन डाई कहलाते हैं। लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें आपके कितने थे? 500 सदस्यों ने भाग लिया था। जब आपकी पहली बैठक हुई थी, मतलब लोकसभा में पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 500 सदस्य आपके थे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। इसमें जो सीटें थी 500 से आपकी बढ़ा के 525 सीटें आपकी कर दी गई थी। कितनी? अब यहाँ पे देखो सीट मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे सीट ऐसे लिखा, तो यहाँ पे चेंज करना ही भूल गया मैं। तो यहाँ पे 550 से लेके 525 आपकी सीट्स कर दी गई थी। फिर आपका 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में। 31वां कब हुआ? 73 में हुआ। और ये जो 73 में हुआ तो इसमें 525 से आपकी 545 सीटें कर दी गई। फिर 1987 में आपका क्या हुआ? 1987 में आपका 545 से ये 552 कर दी गई थी। और जब से अभी तक ये 552 ही हैं। अब जाके ये 2 और घट गई हैं। जो आपका एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी वो एंग्लो इंडियन आपके कौन से थे, वो हटा दिए गए हैं।
तो सीटों की जो संख्या है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो 1971 में जनगणना हुई थी उस पर आपकी क्या है, आधारित है। और जो 84वां संविधान संशोधन आया, 84 अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, इसमें ऐसा कहा गया है कि अब जो सीटें हैं वो 2026 तक 552 सीटें ही रहेंगी, तब तक आपकी कम नहीं होंगी। आगे इसका क्या है, डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो 84वें संविधान संशोधन में ऐसी बात की गई थी जो 2001 में आया था, 26 तक आपकी सीटें यूं की यूं रहेंगी, ज्यों की त्यों रहेंगी। अब ये जो 52 सीटें हैं 500, ये किस तरह से हैं देखिए सर। जो लोकसभा की सीटें हैं 552 वो कैसे हैं, तो 28 तो आपके राज्य हैं उनसे सीटें हैं, 8 आपके यूटी हैं और आपके आंग्ल भारतीय हैं। और आंग्ल भारतीयों के बारे में एक आर्टिकल है जिसमें आपकी जानकारी मिलती है 366 का 2, आर्टिकल 366 का जो 2 है, इसमें आर्टिकल 366 बोलता है आंग्ल भारतीयों के बारे में। अगर आपको पढ़ना है एंग्लो इंडियन के बारे में तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और 28 राज्यों से आपकी कितनी सीटें हैं, 530 यहाँ से मैक्सिमम सीटें आपकी ली जा सकती हैं 28 राज्यों से, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, 524 सीटें यहाँ से ली गई हैं। यूटीज से आपकी 20 सीटें आपकी ली जा सकती हैं, जो कि वर्तमान में 19 सीटें ही आपकी ली गई हैं। तो ये दोनों, ये और ये मिला के आपकी 543 सीटें बनती हैं। तो इस समय क्या है, 543 सीटें हैं। और जो आंग्ल भारतीय हैं 2 सदस्य आपके, जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता था आंग्ल भारतीयों को। अभी आंग्ल भारतीय सर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा किसी क्लास में, आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इस आर्टिकल को जाके पढ़िए, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ये मनोनीत इसमें होते हैं और ये आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। कम किस आर्टिकल के तहत, 331 के तहत। लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो आया है, तो इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई जो एंग्लो इंडियन है वो नहीं होगा, ये बात ख़त्म कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, अब हमारा यहीं पे क्लास हमारा लास्ट है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ। कल जो हम पढ़ेंगे वो लोकसभा के अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के ऑफिसर्स पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटेम स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करें, क्लास को दोस्तों क्या करें, लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हूबहू पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से अपना रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।